आ जाओ भाभी, आराम से। सुरेखा ये ले, नेक तो तूने मांगा ही नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे बिना मांगे ही दे दोगे। अब भैया भाभी को अंदर ले आओ, आप दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। अरे तू भी थोड़ा आराम कर ले, हमारा नाश्ता पानी भाभी देख लेंगी। भाभी भाभी। अरे चुप हो जाओ भैया, दोनों भाभियां बहुत थक गई थी तो सो रही हैं। अच्छा, और तू नहीं थकी क्या? ओहो भैया, बस आप लोगों के लिए नाश्ता भिजवाकर मैं भी जा रही हूँ सोने। चलो अब आप यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, जाओ भाभी को अंदर ले जाओ। सुरेखा के जिद करने पर विष्णु अपनी नई नवेली दुल्हन कविता को लेकर अपने कमरे में चला गया और सुरेखा उन दोनों के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। और फिर कुछ घंटों के बाद बहुत बढ़िया नींद आई। सुरेखा एक कप चाय तो पिला दे। जी भाभी बस अभी लाई। रुको सुरेखा, चाय तो मैं भी लूंगी, पर साथ में खाने के लिए भी कुछ बना देना। वो क्या है ना, खाली चाय गैस बनाती है मुझे। जी भाभी। सुरेखा सारे काम निपटाकर थोड़ा आराम करने ही जा रही थी कि तभी उसकी दोनों बड़ी भाभियों ने उसे नए काम बता दिए, जिन्हें वो बेचारी बिना कुछ कहे चुपचाप करने चली गई। असल में सुरेखा के माता पिता जिंदा नहीं थे और अब उसकी जिम्मेदारी उसके 3 भाइयों जयेश, रमेश और विष्णु पर थी। और सुरेखा अपने तीनों भाइयों की लाडली थी, लेकिन उसकी दोनों बड़ी भाभियां एक नंबर की कामचोर थी, लेकिन दिमाग से बहुत चालाक थी। अपने पतियों के सामने तो वो सुरेखा को सिर आंखों पर बिठा कर रखती थी, लेकिन उनके इधर उधर होते ही उस पर ऑर्डर जमाना शुरू कर देती थी। सुरेखा ने कभी इसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में बवाल हो। लेकिन अब घर में एक और बहू थी। अरे दीदी, मुझे लगा आप सो रही होंगी। अब इस वक्त चाय कोई मेहमान आए क्या? नहीं नहीं, वो बड़ी और छोटी भाभी जग गई है ना, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। हाँ, वो आपसे शाम को मिलेंगी आपकी मुंह दिखाई के वक्त। ठीक है, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं कर लूंगी, आप जाकर आराम करो, और कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहना। कविता ये देखकर हैरान थी कि घर की इकलौती बेटी काम पर काम किए जा रही है और दोनों भाभियों को अपने कमरे से निकलने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन फिलहाल वो भी चुप रही और फिर शाम को। बिल्कुल सही कहा आंटी, बस इस हीरे को तराशने का काम अब हमें करना है। सही कहा भाभी। अब वैसे कविता तुम किसी बात की चिंता मत करना, जैसा हम कहें बस वैसा ही करती जाना। क्यों भाई, तुम दोनों क्या इसकी सास हो? सास नहीं, पर हम जेठानियां तो है ना इसकी। इस घर के तौर तरीके तो हम ही सिखाएंगे ना इसे। पहले खुद तो सीख लो तौर तरीके, फिर इसे सिखाना। मेहमान का इतना कहना था कि नीरजा और नंदिता वहीं उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई। तब सुरेखा ने बीच में आकर किसी तरह मामला शांत कराया, और ये सब देखकर कविता को इतना तो समझ में आ गया कि उसे अपनी जेठानियों से क्या नहीं सीखना है। और फिर अगले दिन, वाह भाई वाह, आज आलू के पराठे तो गजब बने भाई। कविता भाभी ने बनाए हैं। और जरा ये खीर तो खाकर देखिए भैया, ये तो कमाल की बनाई है कविता भाभी ने। सारा काम इन्होंने ही किया, मुझे तो किसी काम में हाथ भी नहीं लगाने दिया। कविता, इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, क्यों भैया? इतना कहकर जयेश अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर कविता को दे देता है, और फिर रमेश ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर जहाँ कविता, सुरेखा और विष्णु बहुत खुश थे, तो वहीं नीरजा और नंदिता जलकर राख हो चुकी थी। नाश्ते के बाद नीरजा के कमरे में दोनों काफी देर तक खुसुर फुसुर करती रही, और फिर उन्होंने कविता को भी उस कमरे में बुला लिया। और फिर, जी भाभी, आपने बुलाया मुझे? हाँ कविता, कुछ बात करनी है तुमसे, वैसे कुछ समझाना था, अगर तुम समझना चाहो तो। कहिए ना भाभी। कविता, तुम घर के कामों में जरूरत से ज्यादा ही लग रही हो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुरेखा सब अच्छे से कर लेती है। अरे पर भाभी, वो क्यों करे सारा काम, हम बहुओं की भी तो। अब हमें गलत मत समझो कविता, हम ये सब सुरेखा की भलाई के लिए कर रही हैं। तुमने देखा तो है, सुरेखा दिखने में ज्यादा सुंदर तो है नहीं। अब ऐसे में अगर घर के कामकाज भी अच्छे से नहीं सीखेगी तब तो होने से रहा उसका ब्याह। हाँ, और नहीं तो क्या, तीनों भाई पिछले 4 सालों से जी जान से कोशिश कर रहे हैं, उसके दहेज पर सब कुछ लुटाने को तैयार है, पर बावजूद इसके एक भी जगह बात नहीं बनी। तब हमने सोचा कि रंग रूप से ना सही, पर हो सकता है कि गुणों से ही अपनी सुरेखा की भाग खुल जाए और कोई उसे पसंद कर ले। पर भाभी, अरे तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ कविता, हमने कहा ना कि इसी में सबकी भलाई है। और सुनो, सुरेखा के भाइयों के सामने ये जाहिर मत करना कभी। असल में तीनों भाइयों के दिमाग में हमारे सास ससुर एक फितूर भर कर गए हैं कि सुरेखा के पैर बड़े शुभ हैं। अरे अगर इतनी ही खुशकिस्मत होती तो अब तक ससुराल ना पहुंच गई होती अपने, यहाँ मायके में ही पड़ी रहती क्या? बिल्कुल सही कहा भाभी। कविता तुम खुद ही सोचो, आखिर जरूरत क्या है घर के कामों में खुद को झोंकने की? आराम से सारा दिन आराम करो, और जब ये लोग ऑफिस से आ जाएं तो फटाफट पहुंच जाओ किचन में, तब तक सुरेखा सब करके रखती है। और मजे की बात तो ये कि वो अपने भाइयों से कुछ कहती भी नहीं। चुप हो जा। अब कविता, तुम समझ रही हो ना जो हम कहना चाह रहे हैं? हाँ भाभी, मैं सब समझ गई। अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ ना, पर सीधा अपने कमरे में जाना, रसोई में नहीं। इसके बाद कविता वहां से सीधा अपने कमरे में गई और कई घंटों तक बाहर नहीं निकली। ये देखकर दोनों बड़ी बहुओं को लगा कि उनका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है, और उसकी देवरानी कविता भी अब उनकी टीम में है। और फिर करीब 1 हफ्ते बाद, अरे कविता, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं? रुको, मैं अभी पानी मंगवाती हूँ। सुरेखा, ओ सुरेखा। रुकिए भाभी, पानी मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे घर वाले आए हैं, तुम यहाँ बैठकर सबसे बातें करो, अब सुरेखा कर लेगी सब कुछ। नहीं भाभी, आज ये सब मुझसे मिलने नहीं बल्कि सुरेखा दीदी से ही मिलने आए हैं। आप दोनों बैठिए ना, मैं बस अभी आई। नीरजा और नंदिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तब तक तीनों भाई भी घर आ गए। और फिर भाई, जिस दिन मुझे कविता ने सारी बात बताई, मेरा तो दिल खुश हो गया। सच भैया, अपनी सुरेखा के लिए जैसा चाहा था वैसा परिवार अब जाकर मिला है। हाँ भैया, ये बढ़िया हो जाएगा, कविता का मायका सुरेखा का ससुराल हो जाएगा। वैसे भी दोनों में खूब पड़ती है। ये लो, सुरेखा आ गई। हाँ तो भैया, लड़की सुशील है, संस्कारी है, इस बात की गारंटी तो मेरी, बाकी सब आप देख लो। सुंदर भी है, मुझे रिश्ता मंजूर है।
सुरेखा दीदी, आप भी अच्छे से देख लो, लड़का इंजीनियर है, संस्कारी है और मेरा भाई है। सुरेखा ने सर्वेश को देखा और फिर मुस्कुराकर कविता को और फिर लो जी, इसी बात पर निकालो बालूशाही, क्योंकि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगी भाभी? अब मेरा मतलब है काजी। तो इस तरह सुरेखा का रिश्ता तय हो गया और अब वो बहुत जल्द दुल्हन बनकर अपने घर से विदा लेने वाली थी। दूसरी तरफ उसकी दोनों भाभियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि सुरेखा की विदाई के बाद अब उनकी दाल कैसे गलेगी।